हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने चीन से आने वाले लैपटॉप्स, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। अकॉर्डिंग टू अ नोटिस issued by the Director General of Foreign Trade, HSN कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे पहले ये विदाउट रिस्ट्रिक्शंस से आते थे। जब से गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए हैं तब से पूरे बाजार में खलबली मच गई, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि चाइना के भी, क्योंकि जितना बड़ा झटका इससे भारत को नहीं लगा उससे कई बड़ा झटका चीन को लगा है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम अचानक बढ़ने लगे और कहीं कहीं जमाखोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। समझेंगे क्या है HSN कैटेगरी, इसके अलावा इंडिया ने और किन किन चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इससे रिलेटेड रूल्स कौन से हैं, गवर्नमेंट के इस कदम का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले समझते हैं क्या है HSN कोड 8471। HSN का फुल फॉर्म हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। ये एक तरह का कोड है जिसे टैक्सेशन पर्पस से इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और इस कोड के अंदर यानी HSN 847 के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, जैसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स एंड यूनिट्स, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रीडर्स, मशीन्स फॉर ट्रांसक्राइबिंग डेटा इनटू डेटा मीडिया इन कोडेड फॉर्म एंड मशीन फॉर प्रोसेसिंग सच डेटा। इसका मतलब ये है कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस और अदर इनपुट डिवाइसेस, USB ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस, वाईफाई डोंगल्स, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी बॉक्स, एंड्रॉइड टीवी एंड मोबाइल के बहुत सारे पार्ट्स, लगभग ये सभी चीजें इस HSN कोड के अंदर इंक्लूड हैं। अगर इसके रिस्ट्रिक्शन के रेगुलेशन की बात करें तो फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1992 की सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वहां इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोविजन बना सके। वहीं WTO एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर में भी इसके लिए प्रावधान है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फेयरनेस के पर्पज से इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 21 ऑफ गेट एग्रीमेंट एलो करता है मेंबर्स को कि वहां सिक्योरिटी इंटरेस्ट के चलते इस तरह के कदम उठा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 12 ऑफ द गेट एग्रीमेंट ये एलो करता है कि मेंबर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेफगार्डिंग के लिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई नियम कानून की, लेकिन गवर्नमेंट के इस कदम ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसी पर फिर से डिबेट शुरू कर दी, क्योंकि बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि अभी उठाया लैपटॉप, टैबलेट एंड पर्सनल कंप्यूटर वाला। इसका रीजन ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है और इंडिया में ऐसा माना जाता है कि चाइना के प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक नहीं होते। फिर जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने गोल्ड ज्वेलरी एंड बहुत सारे आर्टिकल के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि भारत का लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। फिर इसके पहले जून 2020 में गवर्नमेंट ने चाइना से हो रहे टायरों के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ताकि उस समय हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें। देन उसके जस्ट एक महीने बाद यानी जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने कलर टेलीविजन पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए थे, क्योंकि ये सभी चीजें चाइना से आ रही थी। सोचने वाली बात यह है कि सरकार के इस कदम का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Friends, one of the main goal of import restrictions is to protect domestic industry from foreign competition। यानी इसका पहला लक्ष्य ये है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचाना, क्योंकि इंडिया में अगर इंपोर्ट डिफिकल्ट होते हैं तो इससे डोमेस्टिक बिजनेस को काफी फायदा होता है, क्योंकि घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक बिजनेस ही एकमात्र सहारा बन जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि भारत में बहुत सारे उद्योग अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। Import restrictions can also help to create job in the domestic economy। इसे आप ऐसे समझिए कि जब इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो होंगे तो रोजगार के बहुत सारे अवसर खुलेंगे। तीसरा फायदा मार्केट डायनेमिक्स को लेकर होगा। आप देख रहे होंगे कि भारत एक बड़ा बाजार है
और इस बाजार में विदेशी कंपनियों का ही बोलबाला है, ना कि भारतीय कंपनियों का। यानी इसका मतलब ये है कि भारत के बाजार का विदेशी कंपनी फायदा उठा रही है, जबकि ये फायदा भारतीय कंपनियों को मिलना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आयात पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाता है तो भविष्य में उस देश की क्रिटिकल सप्लाई खतरे में आ जाती है। इसे आप ऐसे समझिए, भारत लगभग अपनी पूरी सेमीकंडक्टर की डिमांड्स को विदेशों से पूरी करता है। अगर विदेशी कंपनियां इस पर रोक लगा दे तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक तरह के पॉलिसी टूल हैं ताकि कोई देश नेशनल सिक्योरिटी के चलते सेल्फ रिलायंस बन सके। लेकिन जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और वहां डिमांड को फिलअप नहीं कर पाती। आप इसका एग्जाम्पल टमाटर से ले सकते हैं कि पूरे देश में टमाटर की सप्लाई काफी कम है और इसके चलते वो इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी उसे खरीद भी नहीं पा रहा। सेकंड, इस तरह के कदम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन के अभाव में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ना तो अपॉर्चुनिटी मिलती है और ना ही ग्रो होने के लिए इंसेंटिव्स, जो कि अभी मिल रहे हैं। इसका डर ये है कि कहीं इस तरह के कदम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद ना कर दे। इसका एक नुकसान ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में पीछे रह जाते हैं क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन का डर नहीं रहता। इसलिए ना तो वो खुद को इनोवेट कर पाते हैं और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। देन बहुत सारे अर्थशास्त्री गवर्नमेंट के इस तरह के कदम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि अगर इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी तो ये लाल फीता शाही यानी लाइसेंस राज को फिर से भारत में ला सकते हैं, जिसे हमने 1991 के रिफॉर्म में खत्म कर दिया था, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि उस समय किस तरह लाइसेंस राज चलता था। उन प्रॉब्लम्स के चलते हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी और करप्शन तो इतना था कि इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब सप्लाई चेन बनी रहती है तो विश्व में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, लेकिन इस तरह के कदम इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट की लाइन को तोड़ते हैं। इस कदम का नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ भारत पर पड़ेगा जैसा कि हमने देखा, बल्कि चाइना पर भी पड़ेगा। वो कैसे? आप सभी जानते होंगे कि चाइना विश्व भर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया लगभग अपने 80 से 90% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चीन से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड रिलेशन है उसमें चाइनीज एक्सपोर्ट कमजोर पड़ जाएगा और पड़ना भी चाहिए क्योंकि चाइना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भारत में डंप करता है। डंप का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट की चीन में बहुत ज्यादा कीमत है लेकिन चीन उसी प्रोडक्ट को इंडिया में बहुत कम दामों पर बेचता है ताकि इंडिया के मार्केट को कैप्चर किया जा सके। और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह चीन पर बुरी तरह डिपेंड हैं। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शंस नवंबर से इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि भारत को सच में इससे लाभ मिल पाएगा या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।